हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी लोकल लॉस का जो पहला पेपर है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम। ये 1953 का एक्ट है। और इस एक्ट में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कंसोलिडेशन के बारे में करते हैं। कंसोलिडेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे क्यों कंसोलिडेशन कराई जाती है, इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री है। बैक हिस्ट्री ये है कि 1950 में जब उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी एबॉलिशन हुआ, जब ज़मींदारी एबॉलिशन हुआ और एबॉलिशन के साथ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बना, तो जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। जो 1950 के पहले ज़मींदारी सिस्टम था जो ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा था, उसको एबॉलिश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया। ज़मींदारी वो सिस्टम होता था जो एक मीडिएटर होता था, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के और इंडियंस के। जो गांव के किसान होते थे उनके और अंग्रेज़ों के बीच में एक बिचौलिया का काम करता था, जो करता कुछ नहीं था लेकिन वो अच्छा खासा रेंट वगैरह वसूलता था और अपने पास रखता था। इसके एवज में जो ब्रिटिशर्स होते थे उसको प्रोटेक्शन देते थे कि पुलिस थाने में कभी आपको बुलाया नहीं जाएगा, कभी आप पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और गांव में आप बड़े ठाठ से रहोगे। तो इस सिस्टम को इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारी सरकार ने डिसीजन लिया कि ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। अब हमारे यहाँ क्या है, सिटीजन वर्ड यूज़ किया गया, नागरिक। सभी लोग नागरिक की तरह रहेंगे और इक्वलिटी, सभी लोग बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तो जब ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया और ज़मींदारों को 12.5 एकड़ भूमि दे दिया गया, लैंड, ये बोला गया आप 12.5 एकड़ ज़मीन के ही मालिक हैं, बाकी ज़मीन सरकार ने उनसे छीन लिया। जब सरकार ने उनसे ज़मीन छीन लिया तो जो हमारे अपने किसान थे उनके जो खेत थे, एग्रीकल्चर लैंड थे, वो बिखरे हुए थे। कोई एक गांव में था, कोई दूसरा गांव में था, कोई तीसरा गांव में था। तो उस समय जो सिंचाई के सिस्टम थे या जुताई बुआई के सिस्टम थे वो सब क्या होते थे, बड़े ट्रिपिकल होते थे, बैल वगैरह से करना पड़ता था। तो किसान को प्रॉपर अपने खेत से उपज नहीं मिलती थी और उसका पूरा टाइम निकल जाता था, क्योंकि एक खेत अगर उसका पूरब साइड में है, ईस्ट में है, तो दूसरा खेत उसका कहीं साउथ साइड में पड़ता था, नॉर्थ में पड़ता था, यानी कि 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ऐसा क्यों नहीं करते कि किसान के खेत को उसके घर के नज़दीक दे दिया जाए। देखो, चक बंदी, चक मतलब होता है खेत, बंदी मतलब बांधना। कंसोलिडेशन, इसकी मीनिंग होती है कि बिखरे हुए, दूर दूर जो खेत बिखरे हुए हैं उन खेतों को एक जगह पे उसको किसान को दे दिया जाए। जब एक जगह पे उसके खेत मिल जाएंगे तो उसको अपना एग्रीकल्चर करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, मदद मिलेगी और उसका प्रोटेक्शन भी वो प्रॉपर पा सकेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंसोलिडेशन एक्ट बनाया, हर स्टेट गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट ने भी बनाया। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो बनाया उसको विधानसभा से पास किए। विधानसभा से पास होने के बाद उस पर गवर्नर के सिग्नेचर हुए। गवर्नर के सिग्नेचर के बाद उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजा गया कि इस पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी कंसेंट मिल जाए, और कंसेंट मिलने के बाद तब इसको क्या किया जाए, इन्फोर्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी जो कंसेंट है वो 4 मार्च को मिल गई 1954 को। 1954 को, ये आप लोग के एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो यूपी गवर्नमेंट थी इसको इन्फोर्स कर दिया 8 मार्च 1954। तो दो चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट की जो कंसेंट मिली 4 मार्च 1954 को, और जो इसको गजट में पब्लिश किया गया यानी इन्फोर्स कर दिया गया वो 8 मार्च 1954 को। देखिए, जो ये एक्ट है इसके बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट, तो इसका देखो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसका है
कि जो यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 है, ये टू प्रोवाइड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन यूपी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विकास के लिए। कृषि विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 पारित किया। तो अगर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आता है या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेंस में लिखने का आता है, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट आप बताइएगा क्या? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब जो हमारे किसान हैं उनके जितने भी खेत हैं उसको क्या किया जाए? एक जगह कर दिया जाए। तो जब एक जगह हो जाएगा तो उसको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन वो पाएगा, तो उसका क्या होगा? किसान को उसके उपज का पैसा भी मिलेगा और उसकी क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर बढ़ेगी। तो इसका मेन मोटिव है कि डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, कृषि का विकास करना, ये इसका मोटिव रखा गया। जो ये एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 54 सेक्शन है, 54 सेक्शन, और इसमें 5 चैप्टर्स हैं। 54 सेक्शन एंड 5 चैप्टर्स। देखिए जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्लासिफिकेशन कैसे है? आप लोग 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम थोड़ा सा पतला, बीच वाला सबसे ज़्यादा चौड़ा। 4 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम पतला, दूसरा वाला चौड़ा, तीसरा और चौथा पतला पतला। और ये हर समय अपने जहाँ टेबल पे पढ़ते हैं वहीं पर इसको पेस्ट करिए। कॉलम फर्स्ट में लिखे चैप्टर, अध्याय। कॉलम सेकंड में लिखे सब्जेक्ट, विषय वस्तु। कॉलम थर्ड में लिखे सेक्शंस, धाराएं। कॉलम फोर्थ में लिखे टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, कुल धाराएं। फर्स्ट चैप्टर में लिखे फर्स्ट, सब्जेक्ट में लिखे प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। सेक्शन में लिखे 1 2 3। टोटल सेक्शन में लिखे 3। चैप्टर नंबर 2, रिवीजन एंड करेक्शन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स। रिवीजन एंड करेक्शन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड, नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। सेक्शन में लिखे 4 से 12D। नंबर ऑफ सेक्शन 9। चैप्टर नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेशन स्कीम। चकबंदी योजना का तैयार किया जाना। थर्टीन से 23, 13 से 23, 11 सेक्शंस। चैप्टर नंबर 4, इन्फोर्समेंट ऑफ द स्कीम, योजनाओं का लागू किया जाना। सेक्शन 24 से 36A। नंबर ऑफ सेक्शन 13। चैप्टर नंबर 5, सर मिसलेनियस। चैप्टर 4 की जो सेक्शन से रिपीट कर दीजिए प्लीज। 24 से 36A। नंबर ऑफ थैंक यू। सेक्शन 13। चैप्टर नंबर 5, मिसलेनियस
प्रकीर्ण 37 से 54 टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 18। अब देखिए जो आप लोगों ने फोर्थ नंबर कॉलम में सेक्शन लिखे उसको जरा काउंट कर लीजिए, 54 आ रहा है। जो फोर्थ नंबर पे आप लोगों ने नंबर ऑफ सेक्शन लिखी है उसको काउंट कर लीजिए, 54 आना चाहिए। अगर 54 आ रहा है तो आपका टेबल बिल्कुल सही है। आ रहा है, चलिए। अब देखिए इसमें से कौन कौन से सेक्शन को ओमिट कर दिया गया है। लिखिए ओमिटेड सेक्शन। देखिए सेक्शन 11B कॉमा 13 to 18 13 से 18, 22 कॉमा 25 to 26A 25 से 26A कॉमा 31 34 से 36A कॉमा 37 43। इतने सेक्शन को जो है ओमिट कर दिया गया है, ओमिटेड सेक्शन है। और रिपेल सेक्शन लिखिए, 2 सेक्शन रिपेल है। फर्स्ट का 3 एंड सेक्शन 2। देखिए जो इसके सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है। और जो डेफिनेशन दी गई वो 13 वर्ड 13 शब्दों को परिभाषित किया गया है, 13 वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट 13 शब्द लिखिए। फर्स्ट असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, ACO, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ACO। सहायक चकबंदी अधिकारी। सेकंड कंसोलिडेशन चकबंदी। थर्ड कंसोलिडेशन ऑफिसर चकबंदी अधिकारी। फोर्थ डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन चकबंदी संचालक। फिफ्थ लैंड भूमि। सिक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेशन विधिक प्रतिनिधि। सेवेंथ प्रिस्क्राइब्ड नियत। एट्थ पब्लिकेशन इन द यूनिट। कटक के प्रकाशन कटक के प्रकाशन। या एक शब्द और इसमें है, पब्लिश इन द यूनिट, कटक में प्रकाशित करना। नाइन्थ सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी। टेंथ स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, दैट इज यूपी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट टेन्योर होल्डर खातेदार।
12th, words and expression, शब्दों और पदों के अर्थ। नेक्स्ट, रेफरेंस, निर्देश। एक तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर 1991 में 1991 में इसमें 11 शब्द और सब्स्टिट्यूट किए गए। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूटेड बाय यूपी एक्ट 30 ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बाय यूपी एक्ट 30 ऑफ 1991। और देखो जो इसमें 11 वर्ड जोड़े गए हैं, ये 19/2/1991 19 फरवरी, यानी 19 फरवरी 1991 से ये इफेक्टेड है, विद इफेक्टेड फ्रॉम 19/2/1991 से। अब 11 क्या क्या है लिखिए। नंबर 1, चक, हिंदी इंग्लिश दोनों में, चक। सेक्शन फर्स्ट ए। सेकंड, कंसोलिडेशन एरिया, चकबंदी क्षेत्र, सेक्शन 2A। कंसोलिडेशन कमेटी, चकबंदी समिति, सेक्शन 2AA। फोर्थ, कंसोलिडेशन लेखपाल, चकबंदी लेखपाल 2B। नेक्स्ट, कंसोलिडेटर, चकबंदी करता 3A। 6, कंसोलिडेशन स्कीम, चकबंदी योजना 3B। 7th, डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, उप संचालक चकबंदी, सेक्शन 4A। 8th, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, जिला उप संचालक चकबंदी 4th B। होल्डिंग 9th नंबर पर, जोत, सेक्शन 4C। 10th, रेक्टेंगुलेशन, समकोण निर्माण 8A। 11th, यूनिट, कटक 11th A। देखिए, जब ये एक्ट बना था तो मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन को, यानी चकबंदी का क्या अर्थ होता था, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ में डिफाइन किया। ठीक है, तो आप लोग यहीं डालिए, मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन, चकबंदी का अर्थ। हम दोनों में बोल रहे हैं, लिखिए पहले इंग्लिश में। कंसोलिडेशन मीन्स collection of a number of plots or portions of plots in a village scattered of places. Consolidation means collection of a number of plots or portion of plots
इन ए विलेज स्कैटर्ड ऑफ प्लेसेस। चकबंदी का तात्पर्य कई भूखंडों या भूखंड के भाग जो गांव में भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं, का समायोजन करने से है। केसला का नाम लिखे नीचे। अत्तर सिंह, ATTAR, अत्तर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1969, SC सुप्रीम कोर्ट 964 1964। अत्तर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। अब देखो ये क्या नाम है, कैसे जो है चकबंदी होती है, इसके लिए सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट होती है। प्रोसेस ऑफ द कंसोलिडेशन, चकबंदी की प्रक्रिया। सेक्शन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया है कि जो चकबंदी का प्रोसेस है ये स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट इसमें आता है कस्टडी में। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स का मैटर होता है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग शेड्यूल्स पढ़ते हैं 7th नंबर का, उसमें स्टेट लिस्ट में इसका सब्जेक्ट आता है। तो जब कभी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी पार्ट में हमको चकबंदी करानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने गजट में इसको पब्लिश करेगा। गजट में इस बात को पब्लिश करेगा कि जैसे यूपी है, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 ज़िले। तो 75 डिस्ट्रिक्ट में उसको लगता है कि मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट में कराना है, 5 डिस्ट्रिक्ट में कराना है, 10 डिस्ट्रिक्ट में कराना है। ये स्टेट गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी। और क्या होल डिस्ट्रिक्ट में कराना है या किसी पार्ट में कराना है, ये डिस्क्रिशनरी पावर पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपना डिक्लेरेशन करेगी उसको गजट में पब्लिश कर देगी। मान लीजिए उसने ये डिसाइड किया यूपी के प्रयागराज में कंसोलिडेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करना है, जिसका डिक्लेरेशन निकाल दिया। उसने लिख दिया कि नहीं 5 ज़िले में होना है तो 5 ज़िले में होगा। उसने लिख दिया होल यूपी में होगा तो होल यूपी में होगा। तो ये डिक्लेरेशन गजट में करेगा स्टेट गवर्नमेंट। जब ये गजट में इसको पब्लिश कर दिया जाता है तो जो डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन होते हैं वो क्या करते हैं, उस गजट के अकॉर्डिंग किसी अपने ऑफिसर को एथराइज कर देते इस काम के लिए। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर आती है, डेलीगेट होती है, वो मिलती है डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, जिसको DDC कहते हैं। तो DDC जो होता है उनकी ड्यूटी है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी ऑफिसर्स को क्या करे, एथराइज कर दे इस काम के लिए। देखो जो कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होते हैं, ये एक्सिक्यूटिव लोग होते हैं। ये होते कौन है, ये सब जो होते हैं PCS ऑफिसर होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस के लोग होते हैं। उन्हीं को इनको जैसे SDM है, ADM है, इन्हीं लोग को ये सब बनाया जाता है। तो वो क्या करेंगे, किसी अपने डिपार्टमेंट के अथॉरिटी को एथराइज कर देंगे और इसकी पब्लिक नोटिस निकाल देंगे। पब्लिक नोटिस स्टेट गवर्नमेंट गजट में निकालेगा, DDC निकालेंगे पब्लिक नोटिस लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक। जब ये लोकल न्यूज़पेपर पे निकल आएगा तो DDC ने अपनी पावर को किसको डेलीगेट कर दिया, एथराइज्ड ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट के। तो जो एथराइज्ड ऑफिसर है उस एरिया का सर्वे करेंगे।
जिस एरिया का कंसोलिडेशन होना है उस एरिया का सर्वे करेंगे। जिस एरिया में कंसोलिडेशन होना है वहाँ पे पिलर्स लगाएंगे, खंभे लगाएंगे, ताकि इंडिकेशन हो जाए कि इस एरिया का होना है कंसोलिडेशन। ठीक है। तो जो और ये कोशिश की जाएगी कि जो किसानों को उनका खेत मिले वो रेक्टेंगल फॉर्म मिले, समकोण। जैसे आप देखते हैं 90 डिग्री का जो कोण होता है, या तो उनको एक सीध में मिले या क्या हो, रेक्टेंगल फॉर्म में हो। ये ध्यान रखिएगा, चकबंदी का जो मोटिव है कि किसानों को जो खेत मिले वो रेक्टेंगल फॉर्म में मिले। ठीक है, सर्किल फॉर्म में ना मिले। अब जो देखे ये प्रोसेस हो गया, तो जो चकबंदी होती है जब पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्लोज की जाती है, तो वो की जाती है 52 में, सेक्शन 52 में। सेक्शन 52 कहता है क्लोज ऑफ द कंसोलिडेशन ऑपरेशन। जो ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था जब कंप्लीट हो जाएगा तो 52 में फिर नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा कि उस एरिया में चकबंदी पूरी हो गई। देखिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताया जा रहा है, उसी को सीखे आप लोग, नहीं तो ऐसे एक्ट में उलझे रहेंगे तो कुछ नहीं क्लियर होगा। अब अगर चकबंदी पूरी हो गई, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन दे दिया कि क्लोज ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस क्लोज हो गया। लेकिन अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोड़ी गई है 4A, सेक्शन 4A मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। रिकंसोलिडेशन, पुनः चकबंदी। जब कभी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में जिस एरिया की कंसोलिडेशन हो चुकी है, चकबंदी हो चुकी है, वहाँ फिर से चकबंदी कराने की ज़रूरत है, तो वो करा सकती है। लेकिन क्या है, नॉर्मल कंडीशन में 20 ईयर के बाद जब कंसोलिडेशन पूरा हो गया है, उसके 20 साल के बाद ही उस एरिया में नॉर्मल कंडीशन में पुनः चकबंदी कराई जाएगी, उसके पहले नहीं कराई जाएगी। यह आपके नोट्स में लिखा रहना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में। और स्पेशल कंडीशन में कहा गया है 10 ईयर। 10 ईयर विशेष परिस्थिति में 10 साल के बाद, सामान्य परिस्थिति में 20 साल के बाद उस एरिया का क्या होगा, फिर से चकबंदी कराई जा सकती है। और वर्ड क्या रहेगा, पब्लिक इंटरेस्ट। यदि जनता के हित में आवश्यक है तो वहाँ पर फिर से चकबंदी कराई जा सकती है, अगर नहीं आवश्यक है तो नहीं कराई जाएगी। ये बात कही गई सेक्शन नंबर 4A। अब देखिए जो सेक्शन 4A है, इसको 1991 में सब्स्टिट्यूट किया गया है एक्ट में, 1991 में इसे एक्ट में जोड़ा गया है। अब देखिए जो सेक्शन नंबर 5 है वो ये कहता है इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन। जब कंसोलिडेशन के लिए नोटिस निकाली जाएगी, किसके द्वारा, एथराइज्ड पर्सन के द्वारा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये कहा गया कि जब सेक्शन 4 के सब क्लास 2 में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि इस एरिया का चकबंदी होनी है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, उसको आप लोग को नोट करना है। हम आप लोग को देखिए बताते हैं। देखिए ये कहा गया कि जो डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, ये पर्सन का नाम नोट करिए सेक्शन 5 में। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि जिस एरिया के लिए, अगर होल डिस्ट्रिक्ट के लिए तो होल डिस्ट्रिक्ट, या होल डिस्ट्रिक्ट का कोई पार्ट को कहा जाता है यूनिट। कटक शब्द अभी हमने बोला, यूनिट कि कंसोलिडेशन होना है तो वहाँ का क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। सबसे पहले विलेज मैप। चकबंदी ध्यान रखिएगा कभी भी अर्बन एरिया की नहीं होती, चकबंदी किस एरिया की होगी, रूरल एरिया की। ठीक, अर्बन एरिया की कभी भी चकबंदी नहीं होगी। अभी पिछले बार जब इंटरव्यू एक जज साहब पूछ लिए कि क्या अर्बन एरिया की चकबंदी हो सकती है, स्टूडेंट बोल दिया जी सर हो सकती है, गया काम से। कभी ये गलती मत करिएगा, चकबंदी होगी तो केवल होगी रूरल एरिया की, एग्रीकल्चर लैंड की। ठीक, तो ये कहा गया है कि सबसे पहले विलेज मैप बनाया जाए, गांव का नक्शा। जिस गांव की चकबंदी होने वाली है वहाँ का विलेज मैप बनाया जाएगा।
दूसरा बनाया जाएगा फील्ड बुक, फील्ड बुक को कहते हैं खसरा, खसरा। तीसरा एनुअल रजिस्टर, वार्षिक रजिस्टर। तो 3 डॉक्यूमेंट को लिख लो आप लोग कि जो सेक्शन नंबर 5 में जैसे चकबंदी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन है वो विलेज मैप बनवाएंगे, गांव का नक्शा बनवाएंगे, फील्ड बुक तैयार कराएंगे, खसरा तैयार कराएंगे। और तीसरा होता है एनुअल रजिस्टर। एनुअल रजिस्टर मतलब तो वार्षिक रजिस्टर। देखिए जो खसरा होता है, आप लोग अक्सर सुनते हैं, एडवोकेट लोग आप लोग हैं, खसरा खतौनी, खसरा खतौनी। तो जो देखिए खतौनी होती है वो ओनरशिप को शो करती है, ओनरशिप, इस लैंड का एक्चुअल ओनर कौन है। और खसरा क्या शो करता है, नेचर ऑफ लैंड, नेचर ऑफ लैंड, लैंड की प्रकृति। ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये लैंड कोई माइंस तो नहीं है, ये लैंड कोई गड्ढा तो नहीं है, तालाब तो नहीं है, ये लैंड स्टेट लैंड तो नहीं है, ये लैंड लीज की लैंड तो नहीं है, ये लैंड फ्री होल्ड लैंड है। यानी नेचर ऑफ लैंड जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं वो बताता है फील्ड बुक, खसरा। तो ये सब तैयार करा लेंगे कौन, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन, इसी पे प्रीमेटिक लगाइएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट को जो तैयार कराएंगे वो तैयार कराएंगे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन। देखो सेक्शन नंबर 6 में, सेक्शन नंबर 6 है, ये स्टेट गवर्नमेंट को इनहेरेंट पावर देती है, राज्य सरकार को अंतर्निहित शक्ति देती है। प्रीलिम्स में आप टिक लगा सकते हैं कि ये इनहेरेंट पावर है। क्या इनहेरेंट पावर है, कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4, कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4। और इसको लिख लीजिएगा, इट इज़ ए, लिख लीजिए आप लोग, इट इज़ ए इनहेरेंट पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की अंतर्निहित शक्ति। क्या अंतर्निहित शक्ति है राज्य सरकार की, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए या किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी यूनिट के लिए, जिला के लिए या जिले के कटक के लिए कोई नोटिफिकेशन निकाला है कि इस जिले का या इस कटक का क्या होना है, चकबंदी होना है, लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं चकबंदी को रोक देना ही ठीक है, तुरंत रोक देना ठीक है, अपने ही नोटिफिकेशन को स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 6 में कैंसिल कर सकती है। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर सेक्शन नंबर 4 में स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया है और नोटिफिकेशन के बाद अगर जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन है उन्होंने विलेज मैप भी बनवा लिया है, उन्होंने फील्ड बुक भी बनवा लिया है, उन्होंने एनुअल रजिस्टर भी मेंटेन कर लिया है या नहीं किया, दोनों कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट चाहे अपने नोटिफिकेशन को वापस ले ले। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4। अब ये पावर किसके पास है, प्रीलिम्स के एग्जाम में आएगा कि कैंसिलेशन ऑफ द नोटिफिकेशन कौन कर सकता है, सेक्शन नंबर 4 वाला, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। अगर उसने दे दिया ए स्टेट गवर्नमेंट, बी उसने दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, सी दे दिया स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और डी में दे दिया यूपी गवर्नमेंट, तब किस पे टिक लगेगा, यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। इसीलिए चारों अल्टरनेटिव पढ़ के टिक लगाइएगा। ये नहीं कि फट से स्टेट गवर्नमेंट देखे उड़ा दिए। देखो ये एक्ट लोकल लॉज है, थोड़ा सा आप लोग को इसे लीक से हट के बता देते हैं। 3 प्रकार के एक्ट होते हैं, मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल एक्ट। देखो जो मेजर एक्ट होता है वो उसका जो इन्फोर्समेंट होता है होल द इंडिया में होता है, जैसे आपकी आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, टीपी है, ये सब। जो माइनर एक्ट होता है वो क्या होता है, माइनर एक्ट वो एक्ट होते हैं जो मेजर एक्ट के डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। मेजर एक्ट में जो क्या नाम है चीज़ें छूट जाती है उस पर माइनर एक्ट बनाया जाता है।
और ये भी क्या होता है, होल द इंडिया होता है। जब कभी मेजर एक्ट माइनर एक्ट में कोई कंट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा, तो जो माइनर एक्ट होता है वो प्रिवेल करता है। माइनर एक्ट प्रभावी होगा, मेजर पीछे चला जाएगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है लोकल लॉज। लोकल लॉज का मतलब होता है कि इसका इन्फोर्समेंट कहाँ है, एक स्टेट के भीतर है। जैसे आप लोग देख रहे हैं राजस्थान की वैकेंसी है, तो क्या लिखा है, राजस्थान एक्साइज एक्ट। यानी किस एक्साइज एक्ट को पढ़ना है, राजस्थान का। हम लोग जब ये यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, हर एक्ट के आगे क्या लिखा हुआ, यूपी। अभी 6 नाम हमने आपको नोट कराया, सब के आगे यूपी लिखा है। कोई ऐसा आप एक्ट पढ़ रहे हो जिसके नाम के आगे यूपी न लिखा हो, सबके नाम के आगे लिखा है। तो इसका इन्फोर्समेंट कहाँ तक है, होल द यूपी। होल द यूपी, होल द यूपी मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट होता है। तो जब कभी एग्ज़ाम में क्या है कि अगर दिया रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, और लास्ट में दिया हुआ है यूपी गवर्नमेंट, तो आपको क्या करना है, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में ए पे टिक लगा के ये मत सोचना आपने सही कर लिया, गलत आंसर है आपका। क्योंकि इस एक्ट का इन्फोर्समेंट कहाँ है, केवल और केवल यूपी स्टेट पर है, एमपी स्टेट पर है ये इन्फोर्सबिल। जो हम लोग कंसोलिडेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, इसका इन्फोर्समेंट कहाँ पर है, होल द यूपी में। ठीक, तो ये कहाँ तक लागू होगा, होल द यूपी में लागू होगा। ठीक है, तो देखो ये जितने भी एक्ट हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग भी है, और जिस तरह पढ़ाया जाएगा इस तरह अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इजी वे में समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि देखो बेयर की लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है, टेक्स्ट बुक कोई अवेलेबल नहीं है कि ढंग की कोई टेक्स्ट बुक हो आपको बताया जा सके। सहारा लेना है तो बेयरेट का ही लेना है, और कोई भी मार्केट से इधर उधर गाइड मत पढ़ना, अदरवाइज़ आप हो जाओगे मिस गाइड। ध्यान रखिएगा, आपको केवल बेस बनाना है बेयर एक्ट का, और बाकी हम आपको इंटरप्रिटेट कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का आज का सेक्शन नंबर 6 तक हमने पढ़ाया है, इसको आप लोग रिवाइज़ करिएगा। कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? और 15 तारीख को जब इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, साइट खुलेगी, तो हम भी पहले देखेंगे कौन कौन से लोकल लॉज कोई चेंजेस तो नहीं है, कुछ नहीं है। तब फिर हम आप लोग के फिर उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर देंगे, और टाइम टेबल सेट करने के बाद वो आप लोग का हो जाएगा एक्ट। और देखो जुलाई के पहले आपका ये एक्ट ख़त्म भी हो जाएगा, आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। हाँ बताइए पाठक जी। सर स्वीकृत राज्यपाल द्वारा होगा ना, राज्य का है तो राष्ट्रपति बताए हैं, तो वही देखो कंफ्यूज होता क्या है ना कि जितने भी स्टेट के एक्ट पास होते हैं, जितने भी एक्ट पास होते हैं, ठीक है ना, जी। तो अगर वो मैटर नेशनल इंटरेस्ट का होता है, राष्ट्रीय हित का होता है, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट ली जाती है। तो स्टेट इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होगा। हाँ, राज्यपाल के कंसेंट के बाद इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने 4 मार्च को कंसेंट दे दिया 1954 में, फिर 8 मार्च से ये इन्फोर्स हो गया होल द इंडिया। जितने भी स्टेट एक्ट पास करता है, समझ जाओ आप लोग, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट का विषय है तो वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब कंसेंट दे देगा तब वो इन्फोर्स होता है उस स्टेट में। ठीक है, प्रीति चौधरी जी कोई दिक्कत, आप नए स्टूडेंट हैं। सौरभ चौधरी, जो नए हो आप लोग, नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अर्चना, राघव, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नो सर। पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।